अनमोल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के अध्याय 8 पढ़ेंगे। राज्य, शहर और व्यापार। राज्य, शहर और व्यापार। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। गांव, शहर और व्यापार। गांव, शहर और व्यापार के बारे में। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी पेज पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। क्या रखे थे? प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेच, क्या होता है? बेच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। क्या जल रही थी? भट्टी। औजार बनाने के लिए दो दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजारों, खेती, मतलब लोहे के औजार और खेती के बारे में पढ़ेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्र में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया है। देखिए ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से उस समय का एक नमूना था। ये औजार था उस समय का। ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राजाओं का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 5 महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। क्या क्या बनाए गए? नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय का मतलब होता है जो अपने द्वारा बनाए गए जलाशय। मतलब कृत्रिम का मतलब अपने द्वारा बनाए गए, प्रकृति के द्वारा नहीं, अपने द्वारा। तो कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, सही है। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए, फिर यहाँ पर दिया है, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पाद बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, आपका कलम दिया गया है। गांव में कौन रहते थे? गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के लोग रहते थे? तो 3 तरह के लोग रहा करते थे। तमिल के क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलला, साधारण हलवाहों को ओनवार और भूमिहीन मजदूर दास कैंडेसियार और अदिमई कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अदिमई। देश के उत्तरी हिस्से में
गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यानी कहा गया है कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान है उनको क्या कहा जाता था? भोजक। भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम भोजक के पद पर आम तौर पर गांव के सबसे भूस्वामी भूस्वामी के उस वो व्यक्ति होता है जिसके पास भू भू मतलब जमीन ज्यादा हो, उसी को भूस्वामी कहा जाता है। साधारणतः इनकी जमीन पर उनके दास तथा मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, प्रभावशाली का मतलब यह होता है शक्तिशाली, प्रभाव प्रभाव लाना। प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं इन्हीं पर ही इन्हीं सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो भू राजस्वामी क्या क्या काम करते थे? न्यायाधीश का भी काम करते थे और पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। इनके अलावा भी कौन कौन? स्वतंत्र कृषक, जिसके वैसा कृषक जिसके कोई हस्तक्षेप ना हो, हस्तक्षेप ना हो, जिन्हें हम गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। हाँ, जाहिर सी बात है, कुछ गांव में लोग रहा करते हैं कि जिसके पास जमीन नहीं रहता है। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। प्राचीनतम तमिल के जो रचनाएं हैं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम कहा जाता है या कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदुरे, देखो मानचित्र 7 पृष्ठ 8-9 के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। जिनका उल्लेख किया गया था उनका संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ये देखिए, आहत सिक्के क्या है? आहत सिक्के के बारे में यहाँ दिया गया। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल गोल होते थे। यह ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोली का गोलिकाओं से बनाए जाते थे। और इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों तक यह प्रचलन प्रचलन रहा। कहाँ प्रचलन? ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहा। सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराना आहत सिक्के थे। सबसे पुराना कौन सिक्का था? आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। कितने साल चले? 500। इनका चित्र नीचे दिए गया है। यह चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों का आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। चांदी और तांबा के सिक्कों के आयत कर इन्हें आयत मतलब आहत सिक्का कहा जाता था। आयत के मतलब, आयत कर के मतलब पीट कर या टुकड़े कर कर आहत कर देना, चोट पहुंचाना। आहत कर देना का मतलब चोट पहुंचाना, तो आहत सिक्का कहलाता था। विनिमय। यहाँ पर देखिए,
विनिमय विनिमय के अन्य साधन विनिमय के अन्य साधन संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। नगर उनके गतिविधियों का केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा में मानचित्र में देख लीजिएगा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिमी से पूर्व की ओर, मतलब उत्तर और पश्चिमी से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहरों में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। मथुरा मथुरा में क्या था? तो मथुरा में बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। ये कृष्णा भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कृष्णा भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, मसाला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकारों पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि यह ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरी शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में बनारसी और दक्षिण में मथुरे इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। श्रेणी का अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों का श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाला को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दे दिया जाता था। यहाँ पर देखिए, उत्तरी काले चमके पात्र NBPW, ये एक कठोर
चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस इ- इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशों जैसी चमक प्रदान करता था। सूत, यहाँ देखिए, सूत काटने और बुनने के जो नियम थे यहाँ पर पढ़िएगा। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। उन्हें पेड़ों की छाल, कपास, बटुआ तथा सन को तैयार करने के काम विधवाओं क्या होता है विधवाओं विधवा सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, बेसयों, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविका जो सेवा करती हैं, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। ये औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तरह के ले जाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? तरह के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू मानचित्र 89 में अरिकामेडू पुडुचेरी में ढूंढो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। यह दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है, जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हथेले लगे क्या लगाते थे? हथेले लगे हैं। साथ ही यहाँ एक एयरटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिलते हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगाए सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? तो सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोम लेप, शीशों के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशों और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मतलब साक्ष्य मिलकर प्रमाणित हुआ है, कुछ मिला है।
एक यूना एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरीगंजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगंजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चलाना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजाओं के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगंजा में शराब, तांबे, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। क्या क्या आयात होता था? आयात का मतलब होता किसी दूसरे अपने देश से किसी दूसरे देश से किसी चीज़ों को लेकर आना अपने देशों में, उसको आयात बोला जाता है। निर्यात का मतलब यह होता है अपने देश से किसी दूसरे देश में पहुंचाना, उसी को निर्यात बोला जाता है। यानी आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र, यहाँ से इत्र का मतलब होता है सेंट। इत्र का मतलब होता है सेंट। यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजाओं के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। राजाओं के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, क्या क्या लेके आते थे? राजाओं के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराबें तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। पालिश के बर्तनों के बारे में पढ़ा है। यह खूबसूरत बर्तन खास तौर से उनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इन उपमहाद्वीप के अनेक स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर यह बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ यह बनते थे वहाँ से व्यापारी उन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्र, जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोम सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा इसे क्या लगाया जा सकता है? इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदाना, म्यांमार के म्या- म्यांमार म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। व्यापारियों ने कई समुद्र रास्ते की खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। किसे कहाँ से पहुंचना चाहते थे? तो यह अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट, मतलब जो पूर्वी तट, पूरब के जो साइड है, पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी
दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र के तटों से लगे राज्य, समुद्र के तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों की मुखियाओं के लिए किया गया है। यह चोल, चेर तथा पांड्य मानचित्र 60 में करीब 23,000 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन कौन माने जाते थे? चोल, चेल, पांड्य। ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियों के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से सत्ता केंद्र का मतलब वो होता है जहाँ से आप शासन को केंद्रित किया जा सकता है। सत्ता वो है जहाँ मेन पॉइंट, इसको समझने का मेन पॉइंट, तो यह माने जाते थे और यह सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सों में, दूसरा अंदरूनी हिस्सों में था। इस तरह 6 केंद्रों में से तो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। नियमित कर के बजाय क्या मांगते थे? उपहारों की। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों और सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ तथा सुंदर कपड़े दिया करते थे। या इसका मतलब क्या समझे आपको? किस रीति रिवाज सिपाही तथा कवियों में बांट देते हैं। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिए करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिमी भारत मानचित्र 7 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापद के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापद का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी, इसको सातकर्णी बोले, ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कुछ शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले यह शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों
के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। क्या थे? सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशियाई तथा पश्चिमी पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला कहाँ है? तो तक्षशिला अभी के समय में यानी वर्तमान के समय में पाकिस्तान में है। तक्षशिला भी उनके ही राज्य का हिस्सा था। उनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पट्टनों तक जाती थी, या फिर वहां जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी की और रोमन साम्राज्य तक पहुंचाता था। तो आज इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो